नमस्कार साथियों। एक बार आपका फिर से एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछली कक्षा और इस कक्षा में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, थोड़े किसी निजी कारणों के कारण। तो मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ नोटिस करी थी, जो 8 और 9 जुलाई का जो अपने करंट पड़ा था, उसमें एक समस्या आ गई थी, जो आप सभी को पता है, वो आप सबको महसूस भी होगी। तो उस समस्या को देखते हुए और इतने दिनों के जो बीच में गैप रहा, उस गैप को देखते हुए अपन उस दिन की क्लास और आज तक यानी कि 17 जुलाई तक की क्लास को पूरा का पूरा अपन अभी साथ में ले लेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर कल से अपने वही वाला सिस्टम जो मैंने पिछली बार आपको कहा था, 10 मिनट पर डे वाला सिस्टम अपन फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं क्लास की शुरुआत के साथ। तो सर्वप्रथम अपन 8 तारीख से 17 तारीख की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहली ही लाइन बताई थी आपको उस दिन, मुख्यमंत्री शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, आप सभी को दिख पा रही होगी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब नारी लिख रखा है और उद्यम लिख रखा है, तो सीधी सी बात है, महिलाओं को व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि और आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को चलाया गया है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ा दी है, और बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2028 से 29 तक। तो आपका सीधा का सीधा ये प्रश्न है, इसे इम्पोर्टेंट लगा दें आप, कि राजस्थान की नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 2028 से 29 तक कर दी गई है। इस योजना पहले 31 मार्च 2024 तक ही क्या थी, मान्य थी, जिसके बाद 31 मार्च 2025 तक इसे बढ़ाया गया। उसके बाद महिला अधिकारिता विभाग द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया, और उस प्रस्ताव के तहत कब तक बढ़ा दी गई, तो 2028-29 तक इसको बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, अगली बात करें योजना के प्रमुख तथ्यों की, तो शुरुआत हुई थी 2020-21 में। इसके लाभार्थी कौन हो सकता है, लाभार्थी कौन कौन हुए हैं, तो अब तक 38,000 से अधिक महिलाओं ने क्या किए हैं, आवेदन किए हैं, जिनमें से लगभग 4,000 से अधिक को क्या प्राप्त हो चुका है, ऋण स्वीकृत हो चुका है। ठीक है, अगली बात करें ऋण की सीमा की, तो व्यक्तिगत महिला उद्यमी या स्वयं सहायता समूह ऋण लेना चाहे तो कितना ऋण ले सकता है, तो 50 लाख रुपए तक का। वहीं पूछ लिया क्लस्टर या फेडरेशन, यानी एक तो हो गया एक पर्टिकुलर पर्सनल व्यक्ति, महिला काम कर रही है, एक 10-12 जनों का समूह मिलकर काम कर रहा है, तब तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम 50 लाख रुपए दे देंगे आपको ऋण पर। लेकिन अगर वहीं आप एक बड़ी कंपनी 100-200 जनों एक बड़े क्लस्टर के साथ काम कर रही है, तब आपको ऋण कितना मिल सकता है, तो 1 करोड़ रुपए। अनुदान की बात करें, अनुदान इसलिए दिया जाता है, आपको सारा ऋण चुकाना नहीं पड़ता है, उस पर कुछ आपको क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। तो उस छूट क्या है, तो अपन बात करते हैं। अगर महिला सामान्य श्रेणी की है और महिलाओं को ग्रहण भारी यानी सॉरी ऋण का 25% तक क्या मिल जाएगा, अनुदान मिल जाएगा। कितने में? अगर महिला कौन सा वर्ग की है, सामान्य है। वहीं बोल दिया है कि वंचित वर्ग की अगर विधवा हो, परित्यक्ता हो, हिंसा से पीड़ित महिला हो, दिव्यांग व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला हो, तो उस कंडीशन में कितना प्रतिशत देंगे अपन, 30% का अनुदान दिया जाएगा। तो आशा है आपको योजना यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली आती है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। क्या बताया जा रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहाँ पर है, अपने जोधपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर नागेंद्र कुमार जैन ने नैनो जिंक टेक्नोलॉजी आधारित 2 उत्पाद क्या किए हैं, विकसित किए हैं। क्या उत्पाद किया है, 2 उत्पाद विकसित किए हैं, किसके जरिए, तो नैनो जिंक टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसने किए हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र कुमार जैन ने। वो कहाँ के निदेशक थे, तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन जोधपुर के। ठीक है, अब इन्होंने क्या उत्पाद बनाए हैं, दो जो ऐसे उत्पाद हैं वो सार्वजनिक जीवन में बहुत काम आएंगे। तो उनमें से पहले उत्पाद की अगर बात करूँ, तो उसका नाम है फैब्रिक सॉफ्टनर।
फैब्रिक सॉफ्टवेयर, फैब्रिक अगर आपको नाम अगर सुन समझ में आ रहा है तो आप सभी को पता है फैब्रिक अपन कपड़े को कभी यूज़ करते हैं कपड़े के लिए, तो फैब्रिक यानी कि कपड़ों, ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसका उत्पाद का नाम है वो क्या काम आता है, तो जो कपड़े धोने के बाद कपड़ों को मुलायम करने के काम आता है। क्या काम आता है? जो अपने नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र जी ने एक दो उत्पाद बनाए हैं, उनमें से एक उत्पाद का नाम है फैब्रिक सॉफ्टनर, और वो कपड़ों को मुलायम करने के काम आता है। अब इसका फायदा क्या है? कपड़े डालकर सूखने पर महीनों तक वे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के संक्रमण से मुक्त रहेंगे। दो फायदे हैं, कपड़ा लंबे समय तक मुलायम रहेगा, दूसरा वो संक्रमण बैक्टीरिया से क्या रहेगा? मुक्त रहेगा। ठीक है। दूसरे उत्पाद की अगर मैं बात करूं, दूसरा उत्पाद है आपका सरफेस कोटिंग पेंट। तो कोटिंग आप समझ रहे होंगे, दीवारों पर कलर करना, पेंट। तो जो किसी भी दीवार पर करने से कम 5 साल तक वह संक्रमण मुक्त रहेगा। किसी दीवार पर आजकल एड खूब आते हैं, दीवार पे कलर करवाने के अलग अलग कंपनियों के एड आते हैं, वर्षा ऋतु से बचाएगा, ठंड से बचाएगा, उससे बचाएगा। मतलब आपको एक दीवार पर कलर कर दो, वो कलर आपको ठंड से बचा रहा है, गर्मी से बचा रहा है, ठंड में गर्मी रहेगा, गर्मी में ठंड रहेगा। तो उस प्रकार से एड के अगर मुताबिक चलें तो अपने डॉक्टर नागेंद्र जी ने दूसरा प्रोडक्ट बनाया है सरफेस कोटिंग पेंट, जो क्या करता है तो कम से कम 5 साल तक वह संक्रमण मुक्त रहेगा। ठीक है। दोनों उत्पादों को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है, वुलन रिसर्च एसोसिएशन ने क्या किया है? प्रमाणित किया है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 जो वर्तमान बीजिंग चीन में आयोजित हुई थी, अगर उसकी चर्चा करें तो बीकानेर के एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्याम सुंदर स्वामी। ये बीकानेर के खिलाड़ी हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और है जिन्होंने भाग लिया था खिलाड़ी के रूप में, राकेश कुमार ने, के साथ मिलकर कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक जीता है, और चीन से 157 से हार कर। जीतने वाले कौन हैं? श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार। पढ़ क्यों रहे थे? ये अपने कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है। श्याम सुंदर स्वामी अपने राजस्थान के हैं। ठीक है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। श्याम सुंदर स्वामी का निवास स्थान कहाँ है? तो बीकानेर में है। प्रतियोगिता कौन सी है? तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में। और कहाँ आयोजित हुई? तो बीजिंग में। अपन चाहे तो क्वेश्चन के मोड में भी लाए, मगर मैं इसी में आपको क्वेश्चन बता दूं कि एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पहला प्रश्न बीजिंग चीन में हुआ। दूसरा प्रश्न आ जाए, एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 बीजिंग चीन के कौन से खिलाड़ी तीरंदाजी में चैंपियंस तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार दोनों के द्वारा सहयोग द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो रजत पदक जीता गया। एक ये भी खेल है कि श्याम सुंदर स्वामी और राकेश कुमार द्वारा रजत पदक जीता गया, वो किस खेल में जीता? तो तीरंदाजी। किस प्रतियोगिता में जीता? तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। ठीक है। ये प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से। एक अपने राजस्थान एवज में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में होने वाली एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 जो कि बीजिंग चीन में हुई थी, उसमें जिन्होंने श्याम सुंदर स्वामी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, वो राजस्थान के किस जिले से आते थे? तो नाम आएगा आपका बीकानेर का। ऐसा प्रश्न अपने राजस्थान के एग्जामों में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है। अगला आता है खेल 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता? वुशु प्रतियोगिता। नाम है 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता। आयोजन की अगर बात करेंगे तो गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था। 2025 अभी की बात कर रहे हैं अपन। इसका अगर वैधानिक यानी कि संवैधानिक नाम की बात देखें तो जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम। किसका नाम है ये? गाचीबोली स्टेडियम हैदराबाद का अगर सही तरीके से नाम देखा जाए तो कौन सा है? जीएमसी बाल योगी एथलेटिक्स और स्टेडियम। राजस्थान की टीम ने भाग लिया है। कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक राजस्थान की टीम ने जीते हैं। उसमें से 20 में से 7 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है, 4 कांस्य पदक हैं।
राजस्थान का प्रतियोगिता में स्थान कौन सा रहा है? तो तीसरा रहा है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अपने हीरानंद कटारिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रेटिंग अवार्ड समारोह आयोजन किया गया। यानी कि राजस्थान में जितने भी, पूरे भारत में जितनी भी माइंस हैं, उन माइंसों को 5 स्टार और 7 स्टार रेटिंग देने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम निकाला है, जिसके तहत उनको रेटिंग दी जाए। जैसे आपने होटल सुनी कि ये 5 स्टार होटल है, ये 7 स्टार होटल है, ये 3 स्टार होटल है, तो वो कौन था? कोई ना कोई संस्था देती है। तो उसी प्रकार माइनिंग में भी जो कंपनियां अच्छा काम कर रही है, प्रतिस्पर्धात्मक कार्य कर रही है, कर्मचारियों के लिए अच्छा सोच रही है, उन लोगों को रेटिंग के माध्यम से सम्मानित किया गया। तो आगे चलते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस किसने किया? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ठीक है, रेटिंग अवार्ड समारोह का क्या किया? आयोजन किया, और उसमें क्या दी? रेटिंग दी। एक तो दी गई आपके 5 स्टार और एक रेटिंग दी गई 7 स्टार। ठीक है, स्थान कहाँ था? जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कहाँ पर इनको रेटिंग दी गई? जालाना। जालाना भी कौन सा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ पर सबको क्या दी गई? रेटिंग दी गई। समारोह की बात करें तो माइनिंग कंपनियों को प्रदर्शन के लिए आधार पर 7 या 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। ठीक है, कुल माइनिंग कंपनियों ने भाग लिया था 98। कितनी कंपनियां थी? 98 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 3 कंपनियों को क्या मिला? 7 स्टार। क्या मिला? 7 स्टार। कितनी कंपनियों को मिला? मात्र 3 कंपनियों को मिला, और बाकी बचती है 95 कंपनियों। तो 95 कंपनियों को क्या मिलता है? आपके 5 स्टार। क्या मिलता है? 5 स्टार। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है, राजस्थान की 9 खानों को 5 स्टार रेटिंग मिलती है। अब इन 95 के 95 में से, इसमें तो राजस्थान है ही नहीं, मगर इस 95 में से राजस्थान की कितनी माइंसों को? तो 9 माइंसों को क्या मिलती है? 5 स्टार रेटिंग मिलती है। स्टार रेटिंग योजना केंद्र सरकार ने कब लागू करी थी? ये 2014-15 में शुरू की थी, और उद्देश्य क्या था? खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक और जिम्मेदार माहौल को तैयार करना। ये इस योजना का क्या था? अपना उद्देश्य था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चलते हैं। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो बीकानेर पे। अब तक आपने सैनिक स्कूल सुना होगा, बालकों के लिए सुना होगा, तो पर्टिकुलर बालिकाओं के लिए क्या खोले जाएंगे? सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। यह संभागीय स्तर पर खोले जाएंगे। अभी तक प्रथम चरण में 5 संभागों का चयन किया गया। देखते हैं शिलान्यास की बात करें तो 11 जुलाई 2025 को शिक्षा मंत्री जी किन्होंने? मदन दिलावर जी ने इसका क्या किया है? तो उद्घाटन। शिलान्यास क्या है? कक्षा 6 से 12 तक की कक्षा संचालित होगी। कहाँ पर? तो बालिका सैनिक आवासीय स्कूल में। प्रथम चरण में कोटा, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर संभाग स्तर पर खोले जाएंगे, जिसमें से बीकानेर के शिलान्यास हो चुका है। अब बाकी कितनों पे है? तो कोटा बाकी है, जयपुर बाकी है, बीकानेर हो चुका है, चौथा अपने भरतपुर, और 5वां अपने अजमेर। इन 5 संभागीय मुख्यालयों पर बालिका सैनिक आवासीय स्कूल की स्थापना होगी, जिनमें से बीकानेर में शिलान्यास किया जा चुका है। कब किया जा चुका है? तो 11 जुलाई 2025 को। मैं जब बीच में हटूँ तभी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हर बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगला आता है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के, यानी कि RSPCB के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर। ठीक है, अगली बात करते हैं स्टॉप डायरिया अभियान। डायरिया की रोकथाम के लिए। तो स्टॉप डायरिया अभियान क्या? डायरिया आप समझते होंगे, सीधी सी भाषा में कहें दस्त, है ना? ये सर्वाधिक किसी में दिखती है? तो 0 से 5 साल के बच्चों में दिखती है। दस्त अगर किसी बड़ों को भी लग जाए डायरिया, तो पूरा शरीर कमजोर, एकदम गीला गीला हो जाता है, समस्याएं आती है मतलब। तो गवर्नमेंट ने अभी बहुत टाइम से नोटिस कर रही है कि 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, उनको यह समस्या हो रही है डायरिया की, और सही से रोकथाम न मिलने पर उनकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि बालकों में, बच्चों में जो कितने वर्ष के हैं, 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनको में क्या की जाए? मृत्यु दर को कम की जाए। यानी गवर्नमेंट का सीधा सीधा उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, अब उसके लिए इन्होंने कौन सा अभियान चलाया? स्टॉप डायरिया, यानी कि डायरिया को रोक। आप सभी को पता है, सबसे पहले अगर दस्त लगती है तो आप लोग क्या लेके आते हो? ORS लेके आते हो। लूज मोशन
ठीक है। ओआरएस के अलावा आपको क्या दी जाती है? जिंक की गोलियां दी जाती है, यही दी जाती है ना, सबको पता है। ओआरएस है सबका फेवरेट डॉक्टर का, सबसे पहले आपको क्या ओआरएस देंगे। तो वही वाली बात है कि कब से कब तक ये अभियान चलेगा? 1 जुलाई से 15 अगस्त तक अभियान चला जाएगा। इसका शुभारंभ किसने किया? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने किया। उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाले शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो लगभग 4.1% मृत्यु दर दस्त रोग से संबंधित जटिलताओं के कारण होती है। यानी कि 100 में से 4.1, यानी कि मान लो 100 में से 4 बच्चे हर साल डायरिया के कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो गवर्नमेंट चाह रही है क्या हो? कम हो। होती क्यों? केवल मात्र दस्त और उससे संबंधित जटिलताओं के कारण। ठीक है। अब थीम क्या है? डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। क्या है थीम इसकी? कि डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। ये आपके ओआरएस का पाउच और ये आपके जिंक की गोलियां। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वच्छ पेयजल के उपयोग और स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना। क्या कह रहे हैं ये इस योजना के तहत? स्वच्छ पेयजल, क्योंकि गंदा पानी अगर पीने में आ रहा है, क्योंकि मोस्टली ये चीजें कब देखी जाती है? तो बरसात में देखी जाती है। कब देखी जाती है? बरसात में, क्योंकि बरसात में पानी इधर उधर का मिक्स हो जाता है नलों में, तो इस कारण से समस्या देखने को मिलती है। तो स्वच्छ पेयजल के उपयोग और स्वच्छता के महत्व क्या देना? बढ़ावा देना। डायरिया से बचाव के लिए ओआरएस और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, इन 5 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है कि इस अभियान को सफल बनाया जाए। ठीक है। इसके साथ बात करूँ आशा सहयोगिनियाँ। हर गांव में एक आशा सहयोगिनी होती है जो घर घर डोर डोर जाके जो भी योजनाएं होती महिलाओं और बच्चों के लिए वो आपको बताती है। और 5 वर्ष से छोटे बच्चों को घर घर जाकर ओआरएस के पैकेट एवं जिंक की खुराक वितरण करेगी। कौन करेगी? तो आशा सहयोगिनी। आशा है आपको ये योजना समझ में आई होगी। ठीक है। इसके छोटा बीच बीच में ले लिया करें। अगली बात करूं मैं, सहकारिता मंत्रालय का 4th स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 6 जुलाई 2025 को। कब मनाया गया? 6 जुलाई 2025 को। स्थान की बात करें, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान सांगानेर जयपुर में। संस्थान कौन सी अपने एक बार देख लीजिए आप। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान सांगानेर, और कहाँ है? तो ये जयपुर में। ठीक है। अगली बात करूं मैं, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 6 जुलाई 2021 को हुआ। सहकारिता राज्य मंत्री की बात करें तो कौन है? तो गौतम कुमार दग है। वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री की बात करेंगे तो कौन है? अमित शाह है। सहकारिता को समावेशी व टिकाऊ विकास का आधार बनाने पर क्या की गई? चर्चा की गई। युवा और सहकारी संस्थाओं को जागरूक करने का प्रयास, राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और युवा सहभागिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सहकारी शिक्षक एवं प्रशिक्षण पर विशेष फोकस किया गया। योजना का क्या नाम बताया है हमें? सहकारिता मंत्रालय का 4th स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है इसमें, 6 जुलाई 2025 को। अगला कहते हैं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। क्या नाम बता रहा हूँ मैं? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। बजट 25-26 के विकास हेतु इसमें कितने पैसे लगाए गए? 6 करोड़ 100 करोड़ का प्रावधान है। कहने का मतलब कुछ जगहों को चुना गया है और उन जगहों पर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है। जहाँ पर ट्राइबल यानी कि अनुसूचित जाति संबंधी जो भी पौराणिक कथाएं हैं, वहाँ की संस्कृति है, वो चीज़ वहाँ दिखाई जाए। ठीक है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। बजट 2025 के बजट में विकास हेतु कितने 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को पर्यटकों के सामने प्रदर्शित किया जाए। मतलब उन 100 करोड़ के ऐसे इन्वेस्ट किया जाए कि इनकी जीवन शैली, परंपरा को बारे में बताया जा सके। योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एवं पर्यटन प्रसंस्करण के लिए संवर्धित किया जाएगा। उन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ऐसी सुविधाएं तैयार की जाएगी। और ये पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने वही बताया है। 1-2 अपनी जगह है, बांसवाड़ा में है, जिनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी और बांसवाड़ा में है। दूसरा अपना मानगढ़ धाम, जो भी कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तीसरा अपना है सीता माता अभ्यारण्य, ये कहाँ है? अपना प्रतापगढ़ में है। चौथा अपना है गौतमेश्वर जी मंदिर, जो अपने कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। 5वां अपना मातृकुंडिया चित्तौड़। 6ठा अपना ऋषभदेव उदयपुर। 7वां अपना बेणेश्वर डूंगरपुर। ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर 100 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे?
लगाए जाएंगे, खर्च की जाएगी और वो 100 करोड़ से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे जो अनुसूचित जाति की परंपराओं, जीवन शैलियों को दर्शाए और आने वाले पर्यटक उनसे प्रभावित हो कि एक ऐसी संस्कृति विरासत राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ आपने फोटो लेते रहना, कहने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगले दिन का कारण की बात करें तो एशिया कप, जिसका नाम है वुशु प्रतियोगिता, जो भी मैंने कल भी बात करी, मतलब थोड़ी देर पहले बात करी थी, 2 से 7 जुलाई 2025 को जिलिन चीन में आयोजित हो रही है। उसमें महक शर्मा नाम की खिलाड़ी ने 75 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसको हराया है? तो फाइनल में चीन की खिलाड़ी से ये पराजित हो गई हैं और रजत पदक हासिल किया है। जानवी मेहरा 56 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ये सेमीफाइनल में हांगकांग की खिलाड़ी से क्या हो गई हैं? पराजित हो गई हैं। अगला नाम है निकिता बंसल। वजन की बात करेंगे तो 65 किलो वर्ग में भाग लिया है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। ये किन खिलाड़ी से हार गई हैं? तो वियतनाम की खिलाड़ी से पराजित हुई हैं। ये तीनों आपको फोटो दिख पा रहे होंगे, महक शर्मा, जानवी मेहरा और नितिका बंसल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। अमेरिका में चल रहे हैं, पहले भी 2-3 बार आ चुका है। जैसे खेल समाप्त होंगे, इन सारे खेलों को एक साथ सारे खिलाड़ियों को पदक के साथ बता दिए जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में आयोजन चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। अभी एक खिलाड़ी और है जिनका नाम है छगनलाल मीणा, जिन्होंने अभी हेड कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस के, और कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। वजन की बात करेंगे 77 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। वर्तमान में हेड कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस से, नाम है इनका छगनलाल मीणा, और इन्होंने अमेरिका व कंबोडिया के खिलाड़ियों को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटो आप देख पा रहे होंगे इनका। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ वन महोत्सव, अभी गवर्नमेंट ने वन महोत्सव पर एक प्रोग्राम रखा था जिसमें वृक्षारोपण किया गया था। क्या किया गया था? वृक्षारोपण किया गया था। ठीक है, तो वन महोत्सव के शुभारंभ पर कोटा राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे नाम है मुकुंदरा अभ्यारण्य, और मुकुंदरा अभ्यारण्य में भी एक जगह है जिसका नाम है एक कुंदरा सेंचुरी, ये उसी के अंदर ही अंदर है। अब एक कुंदरा सेंचुरी में अपने राजस्थान के माननीय ओम बिरला जी, जो लोकसभा में क्या है आपके सभापति, लोकसभा में क्या है अध्यक्ष हैं, और कोटा से तीसरी बार से आपके ये सांसद हैं। इन्होंने वहां पर वृक्षारोपण किया। ओम बिरला कोटा सांसद हैं, मुकुंदरा अभ्यारण्य में वृक्षारोपण किया और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की क्या करी? शुरुआत करी। यानी कि क्या किया जाए? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत करी। उन्होंने की तो कोटा के सांसद अपने ओम बिरला जी, और ये अपने लोकसभा के क्या हैं? आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, कहाँ पर की? कोटा राजस्थान में की। अंदर पूछ ले कहाँ की? तो मुकुंदरा अभ्यारण्य में की। मुकुंदरा अभ्यारण्य में भी एक सेंचुरी जिसका नाम है एक कुंदरा सेंचुरी, जहाँ पर इन्होंने वृक्षारोपण किया। को उसी समय एक गवर्नमेंट स्कूलों द्वारा हरियाणा राजस्थान का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत भी क्या किया गया था? वृक्षारोपण किया गया था। उस वृक्षारोपण में क्या होता है, मतलब हरियाणा राजस्थान के तहत के प्रत्येक बच्चे को 10 पौधे वितरित किए जाते हैं, जिसे वो घर ले जाए के बो सकते हैं या कहीं और भी बो सकते हैं, और प्रत्येक टीचर को 15 पौधे बोने होते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए 10 पौधे और प्रत्येक टीचर के लिए 15 पौधे निकाले जाते हैं। वो लाते हैं पौधा, वृक्षारोपण मतलब नर्सरी से खरीद के लेके आते हैं, और ये बोने उनको अनिवार्य है। अभी लगभग 2 सालों से ये चल ही रहा है। ठीक है, अगली बात है राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025, यानी गवर्नमेंट चाह रही है, या घोड़सवारी बहुत हो गई है, राजस्थान का पौराणिक और पारंपरिक खेल ऊंट दौड़ वापस से क्या की जाए? शुरू की जाए। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य इसका क्या किया जाए? वापस आयोजन किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस बार इसका आयोजन किया था। कब किया था? 6 जुलाई 2025 को इसका क्या किया था? आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? पुष्कर राजस्थान में इसका आयोजन किया था। प्रथम संस्करण की बात करेंगे, प्रथम संस्करण हुआ ये कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार क्या हुआ? इसका आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? सुरेश सिंह रावत थे, जो अपने राजस्थान के क्या है? जल संसाधन मंत्री हैं, और पुष्कर से ये क्या है? विधायक हैं। प्रतिभागी की बात करें, देश भर से 8 राज्यों से 50 महिला व पुरुष भाग लेने आए थे। उद्देश्य की बात करें तो ऊंट दौड़ जैसे पारंपरिक लोक खेल की विरासत को प्रोत्साहन करना। आयोजनकर्ता
कैमलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के दोनों के ही सहयोग व तत्वाधान से कौन सा प्रोग्राम किया गया? तो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025। ये एमएलए साहब, मंत्री साहब है जिन्होंने इसका झंडा दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया था। ठीक है, अगला आता है अटल प्रगति पथ। ठीक है, कुल मिला के रोड निर्माण के लिए 81.61 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी किसने? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। ठीक है, अब तक कुल 269 अटल प्रगति पथ को मंजूरी मिल चुकी है और आवंटित बजट की बात करेंगे तो 574.11 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला चलते हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 जो इस साल कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम कहाँ होगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जयपुर। कौन करेगा मेजबानी? जयपुर। अब इस प्रोग्राम को करने के लिए दो संस्थाओं को साथ लाया गया है, जिसमें एक नाम है भारत 24 विजन ऑफ द न्यू इंडिया। न्यूज चैनल है, आपने सुना होगा E24 चलता था, उस E24 को अभी वर्तमान में भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया के नाम जानते हैं। दूसरी है क्लेमानंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के तत्वाधान में कौन सा प्रोग्राम किया जाएगा? मिस यूनिवर्स इंडिया के द्वारा। मिस यूनिवर्स इंडिया के आधिकारिक लाइसेंस होल्डर भी दोनों कौन है? तो भारत 24 न्यूज़ और क्लेमानंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों ही आधिकारिक रूप से मिस यूनिवर्स इंडिया के क्या है? लाइसेंस होल्डर हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया के फैशन वर्टिकल, इसके सीईओ किनको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को, जो राजस्थान की एक बहुत फेमस हस्ती हैं, जो E24 के अपने मालिक भी हैं और पूर्व चेयरमैन भी हैं। ग्लेमानंद एंटरटेनमेंट के चेयरमैन और मिस यूनिवर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्टर जिनका नाम है निखिल आनंद। ठीक है, इनके तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा था जो बात करी थी। ठीक है, फिर बात करते हैं नमो टॉय बैंक। क्या नाम है? नमो टॉय बैंक। स्थापना कहाँ होगी? तो कोटा में होगी। पहल किसने करी? तो ओम बिरला ने की, जो लोकसभा अपने अध्यक्ष है। ओम बिरला जो राजस्थान में कोटा से अभी तीसरी बार सांसद बने। ठीक है, तीसरी बार क्या बने? सांसद बने हैं। ये भी कोटा में आए थे, तो कोटा में इन्होंने इसे देखी तो इनकी इच्छा हुई ये क्या करें? नमो टॉय बैंक खेलें, नमो टॉय बैंक खोलें। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो वह बच्चे जो खिलौनों से क्या है, टॉय से वंचित रह गए, वंचित रह जाते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाए और वहां पर उन सभी बच्चों को क्या उपलब्ध किया जाए? टॉय उपलब्ध करवाए जाए। ठीक है, अब इस बैंक को संचालन भी कौन करेगा? तो बच्चे ही करेंगे। संचालन भी कौन करेगा? बच्चे ही इसका संचालन करेंगे। आपको तो इतना ध्यान रखना है, नमो टॉय बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो अपने कोटा में खोला जाएगा। इसकी पहल किसने करी? तो ओम बिरला ने करी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो धौलपुर में की जा रही है। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेषांक जारी किया गया 2024 में, जिसका नाम है मरुधरा। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी किया गया है मरुधरा। वर्ष 2024-25 को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। राजभाषा गर्भ पत्रिका मरुधरा के 5वें अंक का विमोचन किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया। इसकी थीम क्या थी पत्रिका की? तो भारतीय संविधान के 75 वर्ष। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो जयपुर। जयपुर में भी जगह पूछे तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय। ठीक है, मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे संविधान के महत्वों को उजागर करना, नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना और देश की एकता और अखंडता को बढ़ाना देना, ये किसका उद्देश्य है? तो मरुधरा का उद्देश्य है। और मरुधरा में इस उद्देश्य से मरुधरा को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगला नाम आता है मार्तंड रैना। क्या नाम आता है? मार्तंड रैना। एक आप जानते हो एक फुटबॉल इंडियन सुपर लीग होती है अपने ISL, इंडियन सुपर लीग, जो कौन सा खेल के होती? फुटबॉल।
जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, कबड्डी होती है, उसी प्रकार फुटबॉल का भी होता है आईएसएल इंडियन सुपर लीग। अब इस सुपर लीग में अपने एक बढ़िया सी एक टीम है ईस्ट बंगाल एफसी। उसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ी है जिनका नाम है मार्तंड रैना। उनको क्या किया गया है तो चुना गया है। क्या किया गया है? चुना गया है। कितने सालों के लिए? तो 3 सालों के लिए। इनको राशि कितनी मिलेगी 3 साल की? तो 1 करोड़ रुपए में इनके साथ बॉन्ड साइन किया गया है। मार्तन रैना इंडियन सुपर लीग आईएसएल की ईस्ट बंगाल एफसी टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर बने हैं। 3 साल के लिए 1 करोड़ रुपए में इनको क्या किया गया है? फाइनल किया गया है। 3 साल, जैसे क्रिकेटर वो आईपीएल आता है, एक एक खिलाड़ी 14 15 15 20 करोड़ में बिकते हैं, ठीक है, 45 दिन के जानते होंगे आप, उसी प्रकार फुटबॉल भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने गुरु पूर्णिमा 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में एक कार्यक्रम किया जिसका नाम था गुरु वंदनम कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में हुआ क्या है तो राजस्थान के 500 धर्म गुरुओं और महंतों को, पुजारियों को उनके योगदान के अनुसार, योगदान के लिए अनुसार तो क्या है, योगदान के लिए क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। सम्मानित में क्या क्या दिया गया है? 2100 रुपये की राशि दी गई है। उसके अलावा पुंचरी का लोटा और डींग सिनाजी की, पुंचरी का लोटा डींग सिनाजी वो जगह है जहाँ पर इनको 2100 रुपये सम्मानित किया गया और शॉल उड़ाई गई। कितने? 500 धर्म गुरुओं, महंतों और पुजारियों को, ठीक है, इनके द्वारा, तो अपने मुख्यमंत्री भजनलाल श्री शर्मा द्वारा। अगला आता है मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना, ठीक है, बीमा से पता चला पशुओं को बीमा कराना। प्रथम स्थान की बात करेंगे, दांतल गांव बनियाना उपखंड सीकर में पड़ता है। इस दांतल गांव ने बीमा कराने के, जानवरों के बीमा के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? फर्स्ट। इस गांव में 582 पशुपालकों ने बीमा करवाया है। बीमित पशुओं की कुल संख्या 2624 है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। यानी कि लोग तो 582 पशुपालक ही पालने वाले, लेकिन इनके जानवर कितने हैं, मतलब पशु कितने हैं? 2624। अगला आता है नरेगा आखर अभियान। नरेगा आखर अभियान शुभारंभ कब हुआ? 10 जुलाई 2025 को, गुरु पूर्णिमा के दिन। क्यों आखर? नरेगा आखर, दो शब्द में आपको पता चल रहा है। आखर यानी अक्सर, नरेगा यानी कि नरेगा में क्या होता है? 100 दिन का रोजगार मिलता है। जानो आप सभी को, सभी को ध्यान है ना, रोजगार, ठीक है, नरेगा। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है? नरेगा आखर अभियान में जो लोग नरेगा में काम करने आते हैं उन लोगों को शिक्षित किया जाए। क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए। इतना किया जाए कि वो हस्ताक्षर कर ले, छोटा बड़ा मोबाइल की समस्याओं को हल कर ले, ऑनलाइन पेमेंट कर दे, डिजिटल थोड़ा सा हो जाए। तो उसके लिए एक अभियान चलाया गया, इसका नाम है नरेगा आखर अभियान। शुभारंभ कब किया गया? 10 जुलाई 2025 को, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। कहाँ से किया गया है? तो जयपुर से। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा कार्मिकों को हस्ताक्षर, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता से लेस करना है। वित्तीय साक्षरता, पैसों का हिसाब छोटा मोटा जो भी कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक निल्प भी चलता है जो गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा करा जाता है, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देता है। जो बड़े जो 30 40 45 से ऊपर प्लस के लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको निल्प के थ्रू स्कूल में पढ़ाया जाता है गर्मी की छुट्टियों के दौरान। क्रियान्वयन की बात करें तो महात्मा गांधी नरेगा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग और आईटी विभाग, इन चारों पांचों विभागों को मिलकर इस योजना को सफल बनाना है। महिला मेटों द्वारा प्रशिक्षण, जो नरेगा में मेट होता है जो कार्यभार का छोटा मोटा मैनेजमेंट संभालता है, उन मेटों को पहले ही क्या दिया जा चुका है? प्रशिक्षण दिया जा चुका है इन चीज़ों का। तो ये प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब ये उन कार्मिकों और कर्मचारियों को सिखाएंगे। ग्रामीण महिलाओं मेट मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित की गई है। यह ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा श्रमिकों को क्या करेगी? सिखाएगी। क्या? मोबाइल इंटरनेट का उपयोग, हस्ताक्षर करना, डिजिटल भुगतान करना, बैंकिंग तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ठीक है। कौन देगा शिक्षा? ये मेट देगा। किसको देगा? तो आपके नरेगा के श्रमिकों को। कब शुरुआत की हुई? गुरु पूर्णिमा के दिन से इसको चालू किया गया है। और गुरु पूर्णिमा कब थी आपके? तो 10 जुलाई, ठीक है।
अगला आता है राजफेड एमओयू। ठीक है, एमओ इसकी मैं बाद में बात करूंगा आपसे। उद्देश्य की बात करूं तो किसानों व सरकारी समितियों को उच्च गुणवत्ता के बीज और जैविक उत्पादों की मार्केटिंग के बेहतर अवसर देना। यानी कि राजफेड एक संस्था है जो कृषकों के लिए काम करती है। ठीक है, उद्देश्य के बाद किसानों व सहकारी समितियों को उच्च गुणवत्ता के बीज और जैविक उत्पादों की मार्केटिंग के बेहतर अवसर देना। ठीक है, एमओयू पार्टनर की बात करते हैं तो भारतीय बीज सहकारी समिति और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस योजना को चलाया जाएगा। इन दोनों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, एक प्रकार से बॉन्ड है, जैसे आप स्टाम्प पेपर लिखा था ना, मैं आज से स्टाम्प पेपर में, जैसे आपने कभी स्टाम्प पेपर पे दो जनों के काम करवाया होगा जिसमें लिखा गया होगा, इस पे दोनों के साइन हुए होंगे, उसी प्रकार से ये एमओयू भी है। ठीक है, अगला बात करें मुख्य लाभ, बाद में बता दूंगा मैं, साथ साथ बता देंगे थोड़ी देर में। मुख्य लाभ, किसानों को बेहतर बीज और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य लाभ है। कृषक समूह की बाजार तक क्या हो, पहुंच में वृद्धि हो। जैविक उत्पाद जिनका विपणन होगा NCOL के साथ। बासमती चावल, धान, गेहूं, दालें, शहद, मिलेट्स, औषधियां उत्पाद, इसके साथ इनको काम किया जाएगा। ठीक है, एमओयू का हिंदी में मतलब की बात करें, समझौता या ज्ञापन है। एक समझौता है जो दो व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का संक्षिप्त रूप है। यह दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक औपचारिक समझौता है जो किसी समझौते या सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। उसका नाम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU। एक सामने व्यक्ति, एक मैं व्यक्ति हूँ, हम दोनों ने एक समझौता किया, उस समझौते की लिखा पढ़ी होती है, वो लिखा पढ़ी क्या है, अपने MOU है। ठीक है, कहता ना लिखा पढ़ी कर ली, वो वाली बात है। सदा आगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सदा आगे प्रोजेक्ट। स्थान, ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। क्या है, तो गोला बारूद का प्रशिक्षण करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है सदा आगे प्रोजेक्ट। अपन गोला बारूद को जल्द से जल्द प्रयोग करके सफल करके सदा हमेशा सबसे आगे रहेंगे। उद्देश्य, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सैन्य क्षेत्र में कदम। स्वदेशी गोला बारूद का क्या करना है, प्रशिक्षण करना है, जो आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रमुख भागीदारी की बात करें, भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान संगठन की संयुक्त पहल से किया जा रहा है। मुख्य उपलब्धि की बात करें, स्वदेशी गोला बारूद का सफल परीक्षण, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बल देना। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ जाए। कुछ मिला के गोला बारूद का प्रशिक्षण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है गोला बारूद प्रशिक्षण का, तो सदा आगे प्रोजेक्ट है। किन दो के तत्वाधान में किया जा रहा है, तो भारतीय सेना और दूसरा अपना आता है रक्षा अनुसंधान संगठन, दोनों ही मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी 2025, यानी कि 2025 के मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किन किन को प्राप्त हुए, तो शुरुआत करते हैं। पहला नाम आता प्रज्ञा केवल रमानी, जो अपने उदयपुर की हैं, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। जनजाति बहुल क्षेत्र में लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन व लेक्रोस खेलों में उत्कृष्टता दिखाने के लिए किनको पुरस्कार मिला है, तो प्रज्ञा केवल रमानी। दूसरा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है शुभम चौधरी को, जो अपने सवाई माधोपुर की है और शिक्षा के क्षेत्रों में नवाचारों के लिए। ठीक है, शुभम समझ के लड़का ना समझे, महिला है ये। ठीक है, डॉक्टर धीरज कुमार सिंह जोधपुर के हैं, तीसरा पुरस्कार इनको मिला है। निविदा आधारित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में नवाचार व सफल संचालन, फोटो आप देख पा रहे होंगे। अगला है अनिल कुमार बेनीवाल सिरोही, ऑपरेशन परवाज व महिला बीट सिस्टम में सफल संचालन। ठीक है, तीसरा नाम आता है मान सिंह भरतपुर। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मान सिंह नहीं है, यह मानस सिंह है। मानस सिंह भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ई व्हीकल प्रारंभ व बम तकनीक का प्रयोग, ये है वो मानस सिंह। ये आपके हैं धीरज कुमार, ये आपके हैं अनिल कुमार बेनीवाल, और ये आपके हैं लास्ट सुमन मालीवाल। इन्होंने क्या किया है, कैदियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण व रोजगार अवसरों की
उपलब्धता हेतु। अब आपको इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ें, तो पहले आपको याद पूछ लिया जाए ऑप्शन में सीधा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार निम्न में से किन व्यक्तियों को नहीं मिला है, तो 4, 3 इसमें से देंगे और 1 इसमें से नहीं देंगे। 3 इसमें से होंगे ही नहीं और इनमें से 1 होगा, किसको मिला है। ठीक है, दूसरा ये वो तीसरा प्रश्न बन सकता है, मुख्यमंत्री उसका पुरस्कार प्रज्ञा केवल रमानी को मिला है जिनका संबंध किस जिले से है। चौथा प्रश्न। पांचवा अगर पूछेगा तो किस कार्य क्षेत्र में इनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 2025 में मनाया गया था, कब मनाया गया था, 11 जुलाई को। यानी कि हर साल 11 जुलाई को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, इस दिन भी मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह किया गया, कहाँ किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में कार्यक्रम किया गया है। मुख्य अतिथि कौन आए थे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र गजेंद्र खिमसर आए थे। थीम की बात करेंगे तो युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए, मन चाहे परिवार बनाने के लिए, समझ जाओ। बांसवाड़ा जनसंख्या स्थायित्व परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौन सा जिला, बांसवाड़ा। किस लिए, तो जनसंख्या स्थायित्व और परिवार कल्याण के लिए। ये स्थायित्व है ना, स्थायित्व और परिवार कल्याण के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। अब इसमें सीधा प्रश्न ये भी बन सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजस्थान के कौन से जिले को जनसंख्या स्थायित्व और परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, जब जिले का नाम बांसवाड़ा। ओके, आगे चलें। अगला नाम आता है आपका कृष्ण शर्मा, जो कहाँ के हैं, आपके चोमू जयपुर के हैं। इन्होंने खेल कौन सा है, बॉक्सिंग में विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। इसको हरा के, तो मंगोलिया के मुक्केबाज को हरा कर, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगली बात करूँ मैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति। क्या नाम है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति। उद्देश्य युवाओं और विशेषकर महिलाओं को बड़े शहरों में नौकरी पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि उन्हें राजस्थान में ही एमएनसी, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। अब इसके समझाता हूँ मैं आपको, ये क्या कहना चाह रही नीति। जो भी लोग हैं राजस्थान के, वो क्या कर रहे हैं, प्रदेश को छोड़ के जा रहे हैं, प्रदेश को छोड़ कर जा रहे हैं, उनको रोकना है। क्योंकि राजस्थान के लोग कहाँ जाते हैं, मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, वहाँ जाके क्या ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं। क्योंकि एमएनसी कंपनियां कहाँ है, एमएनसी कंपनी, आईटी कंपनियां कहाँ है, बेंगलोर में, स्टार्टअप कहाँ है, महाराष्ट्र में, यही तो है। अब इन लोगों को, जो राजस्थान के निवासी है, वो वहाँ ना जाए, उनको ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाए, राजस्थान में मिल जाए। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम राजस्थान में ही एमएनसी, आईटी और स्टार्टअप जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाएंगे या इस्टेब्लिश करेंगे, तो आपको नौकरी भी कहाँ मिल जाएगी, राजस्थान में मिल जाएगी। कुल मिला के राजस्थान में रोजगार बढ़ाना है और राजस्थान के वासियों को बाहर नहीं भेजना है। जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर नीति, 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से इसको सम्मानित किया गया है डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, विभिन्न नवाचारों में सम्मानित किया गया है, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में, इंटरेस्ट व्हीकल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल डिस्प्ले कियोस्क में, मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली में। जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर को अंतर्राष्ट्रीय, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जयपुर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला आता है अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025। कौन सा, अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025। राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव कहाँ मनाया गया, भीलवाड़ा में। सम्मानित अधिकारी कितने टोटल, 5 अधिकारियों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पहले व्यक्ति हैं आलोक रंजन, जो कलेक्टर वर्तमान कहाँ के हैं, चित्तौड़गढ़ के हैं। झालावाड़ कलेक्टर रहते हुए दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए घरेलू मतदान ऐप विकसित करने हेतु समय
इन्होंने क्या किया, जो अपने आलोक रंजन जी हैं, जब ये झालावाड़ के कलेक्टर थे, इन्होंने वहाँ के जो वृद्ध लोग हैं जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र नहीं आ सकते, उनके लिए आपने एक ऐप लॉन्च किया, यानी कि ऐप बनवाया, जिससे वो क्या कर सके, घर बैठे क्या कर पाए, घर बैठे मतदान कर पाए। ऐसा किया गया किनके द्वारा, आलोक रंजन जी के द्वारा। अब इनको ऐसा करने पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 बताए ना। दूसरे दूसरे हैं अंकित कुमार, जो अभी वर्तमान में कलेक्टर कहाँ के हैं, डूंगरपुर के। लेकिन जब ये करौली के कलेक्टर थे, इन्होंने आंचल अभियान को बेहतर मॉनिटरिंग के लिए सम्मान, बेहतर मॉनिटरिंग करी, तो उनके लिए इनको सम्मानित किया गया। फिर आते हैं शरद कविराज, आईजीपी साइबर के हैं ये। साइबर सुरक्षा में उत्कृष्ट नवाचार और प्रशासनिक दक्षता के लिए इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। इनके फोटो में नहीं लगा पाया। ओम प्रकाश, जो आईजीपी बीकानेर के हैं, ई गवर्नेंस सुधारों में योगदान के लिए इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर आते हैं श्री कृष्ण कांत पाठक। क्या नाम बताया, श्री कृष्ण कांत पाठक। ये अपने शासन सचिव हैं कार्मिक विभाग के। ई पंजीयन व इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने हेतु इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है अटल ई गवर्नेंस, ठीक है, स्टेट पुरस्कार से। लखपति दीदी योजना, यानी कि जितनी भी राजस्थान की दीदी यानी कि महिलाएं हैं, उनको क्या बनाना चाह रही गवर्नमेंट, लखपति, यानी कि 1 लाख रुपए उनकी क्या हो, आय को, उससे अधिक। विभाग ग्रामीण विकास विभाग, लखपति दीदी व SHG सदस्य, यानी कि स्वयं सहायता समूह है, जिनकी घरेलू आय 1 लाख से अधिक होती है, वो क्या कहलाती है, लखपति दीदी। उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना। योजना विशेष लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना में बॉन्ड 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। पहले 1 लाख थी राशि, अब उसको क्या कर दिया गया, 1.5 लाख रुपए देने की प्रावधान है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत लखपति दीदी बनने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण मिलेगा। ये पहले 2.5% की दर थी, अब इसे कम करके 1.5% कर दिया गया है। आगामी वर्ष में 3 लाख महिलाएं इस योजना से क्या होगी, लाभान्वित होगी। अमृत योजना, ठीक है, अमृत पानी से रिलेटेड है। योजना के प्रमुख घटक शहरी पेयजल आपूर्ति, जहां जहां शहरों में पानी की आपूर्ति सही नहीं हो पाती, इस योजना के तहत वहां पर आपूर्ति क्या की जाएगी, सही से की जाएगी। ठीक है, विभाग की बात करें, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जाएगी। अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 जून 2015 को हुई थी। अमृत की बात करें तो अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका करते हैं। केंद्र सरकार की ये योजना है। योजना को 25 जून 2015 को 500 शहरों में शुरू की गई थी और उनमें से 29 शहरों शामिल थे राजस्थान के। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस मिशन के अंतर्गत आते हैं। जिन शहरों में 1 लाख से अधिक आबादी है वो अमृत योजना के तहत आएगी। उद्देश्य की बात करेंगे, शहरों में पाइपों से जलापूर्ति, यानी कि पाइप के द्वारा घर घर पानी पहुंचा जाए। सीवरेज और सेप्टेज का प्रबंधन बिल्कुल सही हो, मिशन का प्रमुख ध्येय है। क्या, शहरों में पानी की जलापूर्ति, जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ वहाँ पाइपों के माध्यम से पानी पहुँचाएं। और दूसरा कहा गया सीवरेज और सेप्टेज। आप सभी को ध्यान है, आजकल हर सिटी में सेप्टेज और सीवरेज की लाइनें डल चुकी है, मगर तभी भी कोई भी छोटी मोटी समस्या के आने के कारण में लीकेज होती है, चारों तरफ सिटी गंदी हो जाती है। तो उसका प्रबंधन भी क्या किया जाए, सुव्यवस्थित रूप से किया जाए। ठीक है, एक योजना और चलती सेम इसी नाम से, अमृत 2.0, जो राजस्थान के लिए है, वो थी केंद्र के लिए, ये अपने राजस्थान के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2021 से। लक्ष्य की बात करेंगे तो 2025-26 तक अपन को क्या लगाना है, राजस्थान सरकार को, हर घर नल, यानी कि राजस्थान सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है 2025 तक हर घर में क्या लगाएंगे, नल लगा के
पेयजल की आपूर्ति करेंगे। इसके लिए अनुदान की बात करेंगे तो 1 लाख की आबादी पर जो सरकार खर्चा आएगा उसका खर्चा कौन उठाएगा? केंद्र 50% उठाएगी। यानी कि अगर 1 लाख की आबादी पर नल लगाए जा रहे हैं तो उस नल पे अगर 100 रुपये खर्च आता है तो उसका 50% हिस्सा कौन देगी? आपके केंद्र सरकार देगी। वहीं अगर 1 से 10 लाख की आबादी वाला जो शहर है और वहाँ पर अगर हर घर नल का सुविधा की जा रही है और खर्चा किया जा रहा है तो वहाँ पर 100 रुपये में से 33.33% का खर्चा कौन ओढ़ेगा? केंद्र सरकार ओढ़ेगी। फिर बोला है 10 लाख की आबादी हो उससे अधिक हो तो केंद्र सरकार कितना खर्चा ओढ़ेगी? यानी कि 100 रुपये में से 25 रुपये केंद्र सरकार उड़ेगी। कब? जब जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख हो। 1 लाख से 10 हो तो 33% और 1 लाख की आबादी हो तो 50%। वहीं राजस्थान सरकार का अंशदान जिसमें 10% नगर निकाय द्वारा पे किया जाएगा। यानी कि जो 25 देने के बाद यहाँ 75 बचा या 33 देने के बाद 66.66 बचा, यहाँ पर 50 देने के बाद जो 50 बचा, तो इन सभी में जो शेयर देगी वो राजस्थान सरकार देगी और राजस्थान सरकार जो देगी उसमें से भी इनमें से जो 10% हिस्सा है वो किनको देना पड़ेगा? तो नगर निकायों को देना पड़ेगा, नगर निगम। ठीक है। राजस्थान में 183 नगर निकायों में जल आपूर्ति हेतु 5123.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे या फिर उनकी स्वीकृति हो चुकी है। प्राकृतिक खेती व गोवर्धन योजना। अब प्राकृतिक खेती और गोवर्धन अपन को जान एक शब्द याद आता है, तो बेल से जुड़ा हुआ शब्द है गोवर्धन। ठीक है, गोवर्धन पूजा होती है तो गाँव से तो वहाँ पे बेल या फिर केड़ा कहते हैं, उससे गोवर्धन जो बनाए जाते हैं उनको फिर ऊपर से गुजारा जाता है। प्राकृतिक खेती जिसमें कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया यूरिया दवाई वगैरह यूज नहीं किया जाए, कीटनाशक। ठीक है। अब क्या कहना चाह रही गवर्नमेंट इस योजना के तहत? बेल, आपको ध्यान है आज से कुछ सालों पहले और हालांकि आज भी बहुत से गाँव में बेल के द्वारा खेतों को क्या किया जाता है? जोता जाता है। ये प्राकृतिक होगी खेती। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर बेल आधारित खेती की जा रही है तो उस पर क्या देगी गवर्नमेंट? अनुदान देगी। क्या देगी? अनुदान देगी। कितने देगी? तो 30,000 रुपये। बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपये प्रति वर्ष की अनुदान की राशि दी जाएगी, प्राकृतिक खेती करेंगे तो। अगला है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। अब उर्वरक शब्द आ गया तो आपको एक शब्द भी याद रखना है, खाद्य। खाद्य नहीं, सॉरी, खाद याद रखो आप। ठीक है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक किसान को गोवंश आधारित खाद्य उत्पादन के लिए 10,000 रुपये या इकाई निर्माण लागत का 50% जो भी कम हो एक मुफ्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ गवर्नमेंट कह रही आपने गोवंश पाल रखा है, गाय पाल रखी, बैल पाल रखे, भैंस पाल रखी, तो उनसे उत्पन्न खाद गोबर उनको इकट्ठा करने के लिए आपने कुछ बनाई है इकाई, छोटा सा कोई, जैसे खेत में आपने बढ़िया चुनाई करके दीवारों के ईंटों के जरिए कुछ कोष्टक बनाया, मतलब ऐसी कोई इकाई बनाई हो जहाँ पर आप क्या इकट्ठा कर रहे हो? खाद इकट्ठा कर रहे हो। क्या इकट्ठा कर रहे हो? खाद इकट्ठा कर रहे हो। तो उस खाद इकट्ठा करने के लिए जो भी आपने इकाई बनाई है या फिर यूनिट बनाई है, उस यूनिट पर जो भी खर्चा आया है, मान लो 100 रुपये खर्चा आया है, तो उस 100 रुपये खर्चा का कितना गवर्नमेंट दे देगी? तो 50% दे देगी। और वो भी तब तक जब 10,000 रुपये से क्या ना हो, अधिक ना हो, दोनों में से जो भी कम हो। मान लो आपका 20,000 रुपये खर्चा आया है। कितना खर्चा आया है? 20,000 रुपये। तो गवर्नमेंट ने कहा 50% देना है, तो 10,000 हुआ 50%, तो वो 10,000 रुपये आपको सीधे सीधे दे देगी। मगर जैसे यहाँ 40,000 रुपये आपको इकाई का बनाने में खर्च आया और वहाँ आपको बोला गया 50% देना है और 40,000 का 50% होता 20,000, तब आपको गवर्नमेंट कहेगी हमने क्या कहा था, 10,000 या 50,000, दोनों में से जो कम हो। तो 20,000 और 10,000 में से कम क्या है? 10,000। तो कुल मिला के गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये ही देगी, भले आप 40,000 का बनाओगे, भले आप 20,000 की यूनिट बनाओगे। हाँ, 10,000 से कम की यूनिट बनाते हो, 10,000 का खर्चा आ रहा है, तो फिर आपको गवर्नमेंट 10,000 कहाँ दे? उसका 50% देगी। ठीक है, 10,000 का फिर 50% देगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके अलावा कृषि अनुदान की बात करेंगे तो इसके अलावा और क्या क्या देंगे, तो उन्नत बीज, मृदा परीक्षण एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। अगला आता है ई नाम पोर्टल। कौन सा, ये इनाम वो वाला नहीं, इनाम जो गिफ्ट इनाम दिया जाता है, इनाम पोर्टल है। इनाम पोर्टल, इसमें वो होता क्या है, किसानों की बाजार तक पहुंच को डिजिटल माध्यम से बेहतर किया गया है। किसके माध्यम से, तो इनाम पोर्टल के माध्यम से। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उत्तम फसल उत्तम इनाम, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना, एमडीएम जिसको कहते हैं, मिड डे मील, इसके तहत गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे प्राथमिक बच्चों को, प्राथमिक स्कूल वाले बच्चों जो लगभग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक होते हैं, उन बच्चों यानी कि लगभग पहली से लगा करके 8वीं तक के बच्चों के लिए सरकार ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रखी है। निःशुल्क भोजन की क्या कर रखी है, व्यवस्था कर रही है, जिसमें बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसका एक पूरा मेन्यू का डिसाइड किया जाता है सोमवार से लगा करके शनिवार तक, जिसमें सोमवार को सब्जी रोटी, फिर दाल रोटी, फिर दाल रोटी, सब्जी रोटी, फिर खिचड़ी, फिर वापस दाल रोटी, इस प्रकार से उस पूरा पूरा मेन्यू डिसाइड किया गया है। गवर्नमेंट अभी ये मेन्यू भी शायद चेंज करना चाह रही है और कुछ एक्स्ट्रा देना चाह रही है। इसके अलावा बात करें तो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं, यानी कि प्राथमिक यानी कि पहली से 5वीं तक, उच्च प्राथमिक यानी कि 6ठी से 8वीं तक, तो इस योजना के तहत पहली से 5वीं तक के जो बच्चे, उनमें अगर खाद्यान्न की बात करूंगा तो गेहूं उनको मिलेंगे 100 ग्राम और चावल भी मिलेंगे उनको 100 ग्राम, यानी कि प्रतिदिन 100 ग्राम चावल एक बच्चे के लिए अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। दालों की बात करेंगे तो 20 ग्राम, और सब्जी की बात करेंगे तो पत्तेदार सहित 50 ग्राम। वही थोड़े बड़े बच्चे 8वीं तक, 6ठी से 8वीं, खाद्यान्न गेहूँ चावल कितने, 150 ग्राम, दालें 30 ग्राम, और सब्जी पत्तेदार 75 ग्राम। तो ये पूरा एक फिक्स डिसाइडेड किया गया है कि एक बच्चे के लिए प्रतिदिन पहली से 5वीं के लिए 100 ग्राम चावल बनाए जाएं, और वहीं 8वीं, 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए 150 ग्राम चावल बनाए जाएं। ठीक है, इस प्रकार से ये योजना चलती, बहुत पुरानी योजना, पहले तमिलनाडु में आई, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैली, राजस्थान में चल रही है अभी, राजस्थान में, ठीक है। जहाँ कहीं कहीं जहाँ बड़े बड़े एनजीओज पहुँच पाते हैं खाना वो पहुँचाते हैं, जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर एक कुक कम हेल्पर, एक व्यक्ति या महिला को रखा जाता है जो ये सारे काम करती है खाना बनाने का, और बच्चों को खाना बना के खिलाया जाता है। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन मंगलवार को फल भी दिए जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार का फल प्रत्येक बच्चे के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अब गवर्नमेंट इतना कर रही है, और तो क्या करे, ये आपका मिड डे मील का मध्याह्न भोजन का क्या है, लोगो है। मध्याह्न भोजन यानी कि लंच दिन में, ठीक है, मध्याह्न स्कूल टाइम में जो पूरा समय बैठता है उसके मध्याह्न हाफ टाइम में आपको क्या दिया जाए, भोजन दिया जाए। इस योजना के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। मिस राजस्थान 2025 विजेता ट्विंकल पुरोहित। कौन जीता इस बार विजेता? ट्विंकल पुरोहित। आयोजन कहाँ किया गया, तो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। फर्स्ट रनरअप और सेकंड रनरअप यानी कि दूसरी और तीसरी मीनाक्षी दापोल और ऋषिता काशिवा, इन दोनों महिलाओं को हराकर, यानी कि कौन जीता, ट्विंकल पुरोहित, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट रनरअप यानी कि फाइनलिस्ट और सेमीफाइनलिस्ट, यूँ समझ लो आप, सेमीफाइनल में सेकंड रनरअप ये रही और फाइनलिस्ट में फर्स्ट रनरअप मीनाक्षी दालोपरे, इन दोनों को हराकर ट्विंकल पुरोहित अपने क्या जीतती है, मिस राजस्थान 2025। मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा है, ये नोट अलग से दे रखा है, ठीक है। लिवा मिस दिवा कोस्मो 2024 कौन है, तो विभ्रा मेहता है। मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन है, एंजेलिना स्वामी है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 कौन है, तो शीरा पराशर है। ये बीच में धुंधला धुंधला फोटो दिख रहा होगा, मगर दिख रहा होगा आपको, ये आपकी कौन है, ट्विंकल राज पुरोहित, सॉरी ट्विंकल पुरोहित। अगला आता है कैबिनेट का, भी कल परसों में कल एक बड़ा फैसला लिया गया है। आरपीएससी में जो पहले कितने सदस्य हुआ करते थे, 7 सदस्य हुआ करते थे, उसको बढ़ा के 1+10 करके कर दिया गया है। 1+10 सदस्य अब होंगे। 14 जुलाई 2015 को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया, सॉरी 2025 में। पूर्व में 7 सदस्य हुआ करते थे, जिसका निर्णय 2011 में लिया गया था, और ये क्रियान्वयन कब से हुआ था, तो 2013 में इसका क्रियान्वयन चालू हो गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो आपको ये तारीख याद रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इसका प्रश्न पूछा गया है कि 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। इसी प्रकार से आपको राजस्व मंडल की भी डेट याद करनी है, ठीक है। ये आपका
आरपीएससी का लोगो है और ये आरपीएससी का कार्यालय है। जो लोग आरएस बनने जाते हैं, जब एग्जाम में सफल होते हैं, या बाहर गेट पे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं और स्टेटस लगाते हैं, जो आप भी कभी लगाएंगे। ऐड नदी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, किया जाएगा, हालांकि किया 10 सालों से जा ही रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास केमिकल हब कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान में बनाया जाएगा। जोधपुर में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा। कौन सा हब बनाया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना होगी। पहला है ये, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है जो आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह आधारित होगा, पीपी मॉडल जिसको अपन कहते हैं। लगभग 205 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा। उत्पादन की बात करेंगे तो हर साल हाइड्रोजन अगर उत्पादन किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष 350 टन। साझेदार की बात करेंगे तो आईआईटी दिल्ली, ब्राक मुंबई, मिंट जयपुर, बिट्स पिलानी। इंडस्ट्रियल पार्टनर की बात करेंगे तो एनटीपीसी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक, अशोका लैंड। ठीक है, ये सारी जो कंपनियां हैं जो इस योजना में अपने काम करेगी। रोजगार सृजन होगा इससे। देश का चौथा क्लस्टर है ये। ठीक है, 4 क्लस्टर है इससे पहले। भुवनेश्वर में है एक पुणे में है और एक केरला में है और एक अपने भी जोधपुर में खोला गया। चारों ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। अगला आता है ऊर्जा क्षेत्र। ज्वाइंट वेंचर निवेश है। ज्वाइंट वेंचर मतलब दोनों समाहित रूप से काम कर रहे हैं। कुल निवेश की बात करेंगे तो 11,200 करोड़। 3 केंद्रीय पीएसयू व राजस्थान सरकार की कंपनियों के बीच ज्वाइंट वेंचर, यानी कि 2 कंपनियां एक साझेदारी कर रही है, ज्वाइंट वेंचर कर रही है विकास करने के लिए। क्या कर रही है? तो ऊर्जा क्षेत्र में विकास करने के लिए प्लांट स्थापित करेगी। जैसे कि मैं बात करूं, पहले अगर मैं बात करूं 3 में से, पहली आपके जो कंपनी आती वो आती इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, और उसी के साथ गवर्नमेंट की RVUNL, जो तीनों में वही है मगर नाम आपको राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और इंद्रप्रस्थ गैस दोनों कंपनियों के समाहित होकर क्या किया है? ठीक है, तो 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। दोनों मिलकर कितने? 500 मेगावाट, जिसमें इंद्रप्रस्थ की साझेदारी 74% होगी और राजस्थान के विद्युत विभाग की कितनी होगी? 26% होगी। स्थान की बात करेंगे RVUNL के सोलर पार्क में, इन्हीं की गवर्नमेंट वाले सोलर पार्क में स्थापित करेंगे और 500 मेगावाट का बजट कितना आएगा? 2000 करोड़। दूसरी कंपनी आती है आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड, और वही अपने आर्यवल में राजस्थान विद्युत, समझ गए ना, उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और लिमिटेड, ये तीनों में सेम ही रहेगी कंपनी, प्राइवेट कंपनियां बदलती रहेगी। ऑयल इंडिया कंपनी, दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50%। प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। निवेश की बात करेंगे तो 500 करोड़। गेल इंडिया लिमिटेड, और वही अपने RVUNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। प्रोजेक्ट की बात करेंगे धौलपुर गैस पावर प्लांट में 300 मेगावाट का संयंत्र, रामगढ़ पावर प्लांट में 270 मेगावाट का संयंत्र, अतिरिक्त प्रोजेक्ट 750 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 250 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र, इन चारों की स्थापना की जाएगी। निवेश 4200 करोड़। ठीक है, सारे के सारे पीपी मॉडल के PPP मॉडल के तहत। अगली नीति आती हिल इन राजस्थान नीति। कौन सी नीति? हिल इन राजस्थान नीति। ठीक है, घोषणा की बात करेंगे 14 जुलाई को हुई थी मुख्यमंत्री और कैबिनेट की बैठक के द्वारा। उद्देश्य की बात करेंगे राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म हब बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, चिकित्सा क्षेत्र में अधिक विकास, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल नीति। हिल इन राजस्थान नीति 2025 को मंजूरी दी। सार्वजनिक तौर पर देखें तो निजी भागीदारी PP मॉडल को बढ़ावा देना, हेल्थ केयर में निवेश हेतु राजस्थान निवेश संवर्धन योजना लागू करना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ाना,
मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना आती है, अगली नीति आती है राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2025। घोषणा की बात करें, नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियोजन विकास करना, यानी कि छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, टाउन यानी शहर होते हैं, उन शहरों का अच्छा और सुव्यवस्थित नियोजन करने के लिए पॉलिसी लाई गई जिसका नाम है राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना, निवासी औद्योगिक वाणिज्यिक मिश्रित भूमि उपयोग योजनाओं के लिए दिशा निर्देश तय करना। विशेषताओं की बात करेंगे, शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान करना। इसके लिए 3 सदस्यीय एक राज्य स्तरीय समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा निपटारे सभी के निपटारों के लिए। औद्योगिक टाउनशिप हेतु विशेष प्रावधान, औद्योगिक व्यापार करने के लिए शहरों में क्या किया जाएगा, तो न्यूनतम 5% क्षेत्र श्रमिकों के लिए और श्रमिकों के आवास क्षेत्र हेतु कम आय वर्ग ईडब्ल्यूएस को प्राथमिकता दी जाएगी। टाउनशिप में वर्षा जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल पुनः उपयोग अनिवार्य है, यानी कि जो वर्षा जल इकट्ठा होगा उसको वो वापस क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाए। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नीति 2025, ठीक है। उद्देश्य क्या है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को क्या देना, बढ़ावा देना। कार्बन उत्सर्जन को क्या करना, घटाना है। पर्यावरण अनुकूलन, सुरक्षित स्वच्छ एवं सुलभ गैस उपलब्ध कराना है। प्राकृतिक गैस की पहुंच को घर घर तक सुनिश्चित करना है, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचना चाहिए, ठीक है। मुख्य प्रावधान, CGD इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। PNG CNG नेटवर्क छोटे शहरों में नगरों तक विस्तार होगा। CGD कंपनियों को अनुमति व संचालन में सुविधा होगी। नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी या किसी अन्य नीति के लागू होने तक। सीधी सी भाषा में बताऊं आपको, गैस की टंकियां मिलती है आप सबको खाना बनाने के लिए, साल की 12, जो हर गांव शहर डाणी तक उपलब्ध हो पाए, वो योजना है कि वहाँ तक भी क्या पहुंचना चाहिए, प्राकृतिक गैस पहुंचना चाहिए CNG। जिससे क्या होगा, लोग लकड़ी नहीं जलाएंगे तो काला काला धुआं नहीं होगा, तो कार्बन उत्सर्जन घटना हो कम हो जाएगा। पर्यावरण अनुकूलन, सही बात है, धुआं ही निकलेगा, जलने की नहीं आएगा तो पर्यावरण अनुकूल सही रहेगा। सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ एवं सुलभ गैस उपलब्ध कराना। जो आपने क्या है, गैस जो आप टंकियों से यूज करते हो वो क्या है, स्वच्छ एवं सुलभ गैसित है। अब जो गांव में खाना बन रहा है, शहरों में लकड़ियों से खाना बना, उससे प्रदूषण हो रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो नदियों के किनारे चल रही है, जो नदियों में पानी छोड़ रही है, तालाब गंदे कर रही है, नदियों को गंदा कर रही है, वो गवर्नमेंट को नहीं दिखता है। गवर्नमेंट को दिखता है वो जो घर में जो लग रहा है ना, घर के अंदर जो AC लग रहा है ना, AC से भी होता है, फ्रिज से होता है, बहुत सी चीज़ों से होता है, ठीक है। काला धुआं लकड़ी जला रहे हैं उससे हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट को केवल आम लोगों के द्वारा चीज़ें जो की जा रही वही दिखती है, उससे कम होने से। अब जैसे आम जनता जिनमें जितना प्रोड्यूस करती है काला धुआं वगैरह लकड़ी जला के, उससे 1000 गुना तो बड़ी बड़ी कंपनियां कर देती है, उस पर कोई रोकथाम के नियम ही नहीं है। 17 जुलाई 2025 आज का करंट। राजस्थान सरकार और UAE सरकारों के मध्य क्या साइन हुआ है, MOU, जो मैं बता चुका हूँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितने लाख करोड़ रुपए का, तो 3 लाख करोड़ रुपए का क्या साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है। उद्देश्य की बात करेंगे, 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा के क्या करना, प्रोजेक्ट्स का विकास करना। सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा के कितने मेगावाट के, 60 गीगावाट, मेगावाट से बहुत ज़्यादा, 60 गीगावाट के प्रोजेक्ट स्टेब्लिश या स्थापित करना। तो उसके लिए कितने करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए का मेमोरेंडम साइन हुआ है। और मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कब हुए, अक्टूबर 2024 को। किसने किए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किए हैं। और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवारदी, इन्होंने साइन किए हैं। और ये स्थान कहाँ पर है आपके, जहाँ पर ये साइन हुए थे, जयपुर में। 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025 की प्रतियोगिता में महेंद्र गुजर, जो एक पैरा जेवलियन
थ्रोअर हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगर इनकी जन्म स्थान की बात करूँ तो ये कहाँ के हैं? सकून गांव, दूदू, जयपुर, राजस्थान के हैं। 23 मई 2025 को स्विट्जरलैंड में 61.17 किलोमीटर इन्होंने 61.17 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। महेंद्र गुर्जर का विश्व रिकॉर्ड क्या है? तो बात करते हैं श्रेणी F42। F42 का मतलब क्या होता है? एक पैर में समस्या वाले एथलीटों के लिए। जैसे एक पैर में समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, मगर हाथों से अपन भाला फेंक सकते हैं, मगर एक पैर में क्या इनकी समस्या है? दूरी कितनी? 61.17। एक पैर में समस्या होते हुए भी 61.17 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है, और उससे क्या बनाया इन्होंने? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्थान कहाँ था ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? स्विट्जरलैंड, नॉटविल। आयोजन की बात करेंगे तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025, जहाँ पे इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है स्वर्ण पदक जीतने के साथ। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य, अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक क्या करना है? बढ़ाना है। किसको? तो अक्षय ऊर्जा को। प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे तो अक्षय ऊर्जा, बायोमास एवं वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधानों एवं ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को क्या करना? समावेश करना। 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितनी बढ़ानी चाहिए? 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कब तक? तो 2000। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2023 के तहत 2030 तक कितने गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य है? तो 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य है। फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा देना। फ्लोटिंग तालाबों पे, फ्लोटिंग पानी के ऊपर भी सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। लाभार्थी संशोधन की बात करेंगे। लाभार्थी कौन? वे निवेशक जिनके पास 1000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं उपलब्ध है पहले से ही, उन लोगों के पास। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत MOU पर जिन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर रखे हैं, उन लोग ये योजनाओं का लाभ लेंगे। भूमि आय आवंटित की समयावधि। अब इन योजनाओं के लाभ के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो भूमि आवंटन के लिए क्या क्या नियम है? तो पहला 1/3 हिस्सा, यानी कि जो पहले भूमि आवंटन कराना चाह रहा है उसे उस जमीन का सर्वप्रथम 1/3 हिस्सा दो। 3 वर्षों में आवेदन और भुगतान करना है। फिर उसको वापस दूसरी किस्त में 1/3 हिस्सा और दो, 4 से 6 वर्षों में दो। लास्ट जितनी भी बची भूमि उसको 7 से 9 वर्षों में अलॉट कर दो। ये इसका प्रावधान है। उद्देश्य मेगा स्केल अक्षय ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को तेजी से भूमि आवंटन सुविधा, यानी कि जो भी अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोजन परियोजना का विकास करवाना चाह रहा है उसको तेजी से यानी फास्ट क्या की जाए? भूमि आवंटन की जाए। फास्ट आप देख पा रहे होंगे। राइजिंग राजस्थान निवेशकों की को भूमि सेट अपार्ट लाभ देना। बिना PPA कनेक्टिविटी वाले निवेशकों को अवसर देना। बस अब ये थोड़ा सा हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर रिक कहाँ है? अपने जयपुर में है। फोटो देख पा रहे होंगे, लोगो आपका व्यवस्थित एकदम। प्रबंधन हेतु कार्यकारी समिति एवं गवर्निंग बोर्ड का पुनः गठन किया जाएगा। प्रबंधन की बात करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जयपुर सोसाइटी के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड गठित किया जाएगा। 6 सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें 6 राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे, 2 रिक के सदस्य होंगे और 1 अपने रिक का निदेशक होगा। साथ ही कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा। ठीक है। प्रबंधन हेतु कार्यकारी समिति एवं गवर्निंग बोर्ड का गठन किसके लिए? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर रिक के लिए। इसके जो सदस्यों के गठन कौन करेगा? तो आपके सर्वप्रथम बात करेंगे तो मुख्य सचिव इसका क्या करेगा? आपके गठन करेगा। और कैसे करेगा? तो आपको ध्यान बता दूं मैं, 6 सदस्य तो वो लेगा सरकारी कर्मचारी, 6 सरकार द्वारा नामित, जो सरकार जो भी नाम भेजेगी वो। उसके अलावा 2 रिक के ही सदस्य, और एक इन सबसे ऊपर एक इनका क्या होगा? निदेशक। तो 6, 12, 13, 14 और ये 15, टोटल सदस्य कितने हो गए? 15। ठीक है। लास्ट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स की स्थापना जयपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी।
कि किस भी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा था। एम्स दिल्ली की तर्ज पर रिम्स को डेवलप्ड किया जा रहा है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। अब ये नया वर्तमान नाम क्या है? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 है। जयपुर स्थित रिम्स को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वायत्त शासी संस्था मतलब ऑटोनोमस बॉडी, स्वयं के निर्णय स्वयं ले पाएगी। ठीक है, तो आज अपने यहाँ 17 यानी कि लगभग 17 जुलाई तक का अपन ने क्या पढ़ लिया है? करंट पढ़ लिया है। कल अपन लेके आएंगे 18 जुलाई का करंट। तो इसी प्रकार जुड़े रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय राजस्थान, जय भारत। ठीक है, कक्षा को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और लोगों को अपने इस एबीवाई के माध्यम से फ़ायदा मिले, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।